ऐसे बनी ट्रेन वंदे भारत। और आप में से कितने लोग बैठे हैं वंदे भारत में? अरे वाह, काफी बैठे हैं, लेकिन कई लोग नहीं भी बैठे हैं अभी तक। कैसा अनुभव? शानदार। आगे पीछे बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या नाम है? ऑसम। अरे वाह, ताली बजाओ भैया। राजस्थान वैष्णव ब्राह्मण समाज का दीपावली सम्मेलन श्रीमती घीसीबाई जेठूदास वैष्णव समाज भवन भाईंदर में केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। यह जो आप दृश्य देख रहे हैं वह भाईंदर वैष्णव समाज भवन का है, जहां पर दीपावली सम्मेलन हो रहा है। दीपावली होने से वैष्णव समाज के लोग सम्मेलन में उमड़ पड़े हैं। समाज के जयंती भाई वैष्णव, रामचंद्र वैष्णव, भानुशंकर वैष्णव तथा सोहन वैष्णव के प्रमुख नेतृत्व में हुए सम्मेलन के दौरान अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जहां पर समाज की बहनों व बच्चों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसका उपस्थित समाज बंधुओं ने जमकर लुत्फ उठाया। इस अवसर पर प्रतिवर्ष की तरह वैष्णव समाज में उच्च अंक प्राप्त छात्र छात्राओं का प्रतिभा सम्मान कर शिक्षा पर जोर दिया गया, जबकि समाज में ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शादी के 50 वर्ष पूर्ण कर सकुशल गृहस्थ धर्म निभाया है, ऐसे समाज के जोड़ों का नागरिक सम्मान भी लगे हाथ किया गया। अश्विनी वैष्णव मूल रूप से राजस्थान के पाली जिले के रानी के जीवंत कला गांव के निवासी है, जो बाद में उनका परिवार जोधपुर में बस गया तथा उड़ीसा से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके अश्विनी वैष्णव सांसद बने। अश्विनी वैष्णव अपने समाज के लोगों के बीच सम्मेलन के दौरान दूध में शक्कर की तरह घुल मिल गए। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि रेलवे ने वर्ष 2022-23 में 2,40,000 करोड़ के राजस्व का रिकॉर्ड बनाया, जो पिछले वर्ष की तुलना में यह राशि 25% की वृद्धि दर्शाती है। इस अवसर पर समाज बंधुओं द्वारा अश्विनी वैष्णव से भाईंदर और वसई में मेल एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव की मांग की तथा उन्हें बताया कि मुंबई में अधिकांश जो लोग राजस्थान और गुजरात की तरफ से आते हैं, गाड़ियों का ठहराव बोरीवली में होने से परिवार व सामान के साथ उन्हें बोरीवली जाना पड़ता है, जिससे काफी पीड़ा होती है। जिस पर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हमारी सरकार अर्थात मोदी सरकार के तीसरे टर्म में मुंबई से 100 ट्रेनें चलाई जाएगी, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में रेलवे का 1,64,000 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है, जिससे भी यात्री सुविधा मिलेगी। मंच संचालक प्रवीण वैष्णव के संचालन में हुए इस सम्मेलन के दौरान श्री अश्विनी वैष्णव को वैष्णव समाज रत्न से सम्मानित किया गया, तो पूरा सभागृह तालियों से गूंज उठा। समाज एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रहकर लोगों को अपनी परंपरा और त्योहार मनाने का मौका मिलता है। इस अवसर पर हमें भी यही देखने को मिलता है। इन दिनों महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और अश्विनी वैष्णव इन चुनावों की दृष्टि से
इस बार महाराष्ट्र में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मेहता के पक्ष में मतदान करने। उपस्थित सभी मेरे भाइयों और बहनों और विशेषकर बहुत ही प्यारे छोटे छोटे भतीजे भांजे स्नेह के साथ आज आपने आदर सम्मान किया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ये स्नेह, ये अपनापन जो आपने दिया है वो मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है और वही इस जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, वही समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं साथियों आपके साथ बहुत पहले आके मिलना चाहता था। जयंती भाई साहब तो मेरे साथ उड़ीसा के समय से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जब जगन्नाथपुरी में सम्मेलन हुआ था, अपना महासम्मेलन हुआ था 2003 में, तब से जुड़े हुए हैं और कई साथियों के साथ प्रवास के दौरान मिलना हुआ है, कईयों के साथ राजनीतिक कार्यक्रमों में मिलना हुआ है। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप सब इतनी प्रगति कर रहे हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं और अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, अपने गांव का और जहां पर भी रहते हैं उस स्थान का आप नाम रोशन कर रहे हैं। जैसे दूध में शक्कर अगर घोलो, दूध में अगर शक्कर 2 चम्मच मिलाया, 3 चम्मच डाल दी, घोल दी होना, दूध बढ़ जाएगा कहीं? दूध जितना था उतना ही रहना, जितना था दूध उतना ही रहेगा, लेकिन दूध का स्वाद बदल जाता है, दूध मीठा हो जाता है। हम जहां पर भी जाएं, जहां पर भी जाएं, चाहे महाराष्ट्र में रहे, मुंबई में रहे, बैंगलोर में रहे, चेन्नई में रहे, कोलकाता में रहे, कहीं पर भी रहे, हमारे समाज की एक पहचान ऐसी बननी चाहिए कि दूध में जैसे शक्कर घोली है वैसा हमारा समाज है। दूध की वैल्यू बढ़ा दें हम जाके, दूध की मिठास बढ़ा दें। जिस समाज में रहे, जिस शहर में रहे, जिस सोसाइटी में रहे, उस सोसाइटी में लोग हमें पहचाने हमारी मृदु भाषिता से, हमारी मीठी बोली से, हमारे अच्छे काम से और हमारा साफ सुथरे तरीके से जीवन शैली से हमें सबको पहचाना। ये एक उन्नत समाज की, एक आदर्श समाज की पहचान होती है और हम उस रास्ते पे चले तो हमारे लिए, सबके लिए गौरव की बात है। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, हमारे समाज में शिक्षा का बहुत महत्व है। सब जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई होगी, कुछ आगे बढ़ने का एक रास्ता मिलेगा, चाहे कोई भी काम करे, चाहे दुकान चलाए या छोटी सी रेस्टोरेंट खोले, छोटी सी कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा, लेकिन अगर उसके साथ शिक्षा जुड़ जाए तो वो 2 गुना 3 गुना हो जाता है। तो ये हम जरूर ध्यान रखें कि हम अपने परिवार में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। और मैं विशेषकर ये निवेदन करूंगा बहनों से कि बच्चों को पढ़ाई के लिए पूरी तरह से प्रोत्साहित करें, बेटियों को उतना ही प्रोत्साहित करें जितना बेटों को। इसमें कहीं पे कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए। आज हम एक ऐसी परिस्थिति में हैं जब समाज में, पूरे विश्व में, पूरे भारत में, सब जगह, हमारा पूरा समाज में हर जगह एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। उस परिवर्तन के कई मायने हैं। ये परिवर्तन कई वर्षों तक हमारे समाज को, केवल मैं वैष्णव समाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूं, पूरे भारतवर्ष को कई कई वर्षों तक इसका प्रभाव मिलेगा। ये परिवर्तन लाए आप सब। कैसे लाए ये परिवर्तन? कि भारत में जो 60 वर्षों से चल रहा था उसको आपने 2014 में
बदलने का निर्णय लिया। और वो जो निर्णय लिया, वो निर्णय आज हिंदुस्तान को एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचा। जो नौजवान साथी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 2014 में जब विश्व में भारत की गिनती होती थी, क्या नंबर पे होते थे हम? कितने नंबर पे होते थे बताओ भाई? 10वें 11वें नंबर पे होते थे। और 10 साल के अंदर अंदर हम कितने स्थान पे पहुंच गए? 5वें स्थान पे पहुंच गए। और किसको पीछे छोड़ के हम 5वें स्थान पे पहुंचे हैं? ब्रिटेन को, इंग्लैंड को, जिसने हमारे ऊपर 150 साल तक शासन किया, हमको गुलाम बना के रखा, उसको हम पीछे छोड़ के आगे बढ़े, 5वें स्थान पे पहुंचे। और जिस तेजी से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है, आप लिख के रख लो, 2-3 वर्षों के अंदर अंदर जापान और जर्मनी को हम उनके से भी आगे निकल के 3रे स्थान पर पहुंचेंगे, विश्व में 3रे स्थान पर पहुंचेंगे। लोग कहते हैं ये कैसे संभव हुआ? 2004 में श्रद्धेय अटल जी ने जब देश की जिम्मेदारी सौंपी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, बड़े पढ़े लिखे विद्वान, लेकिन जो 11वें स्थान पे छोड़ के गए थे श्रद्धेय अटल जी, उसी 11वें स्थान पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कांग्रेस के 10 वर्षों के बाद में भी उसी 11वें स्थान पे। क्या मतलब? 2004 से 2014 में 10 साल, इंसान के जीवन में कितना बड़ा 10 साल का पीरियड होता है, वेस्ट हो गया, कोई काम में नहीं लगे। और 2014 से 2024 आते आते बटन लाए हैं आप सब, क्योंकि आपने निर्णय लिया कि हिंदुस्तान को समृद्ध बनाने का जो हमारा सपना है, जो हमारे पुरखों ने देखा है, जो हमने देखा है, हमारे बाजुओं में इतनी ताकत है कि उसको हम अपने ही जीवन काल में सिद्ध करके रखेंगे। उस सपने वो सपना, जिस सपने में, जिस भारत में कोई गरीब नहीं रहेगा, सबके पास सफिशिएंट खाने को होगा, जो काम करना चाहे उसके पास काम करने के लिए अवसर होंगे, जिस समाज में भेदभाव नहीं होगा, जिस समाज में एक दूसरे के ऊपर द्वेष की भावना नहीं होगी, सभी समृद्ध होंगे, सभी साथ चलेंगे, सभी मिलके एक समृद्ध समाज बनाएंगे। उस सपने को हमें 2047 से पहले पूरा करना है। और इसीलिए जरूरी है कि जो भारत का भविष्य निर्धारित करने वाला ये चुनाव है, जो भारत के भविष्य को बनाने वाला चुनाव है, वो चुनाव है ये महाराष्ट्र का चुनाव। ये महाराष्ट्र का चुनाव हिंदुस्तान के भविष्य को बनाने वाला चुनाव है। तो मैं आपसे एक ही बात आपसे मांगूंगा, आज एक ही आशीर्वाद मांगूंगा। अभी हमारे भयंदर के जो कैंडिडेट हैं, नरेंद्र भाई मेहता, आने वाले हैं और थोड़ी देर बाद में आपसे मिले। एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, सुबह 7-8 बजे तक उस दिन ब्रश करो नहीं करो चलेगा, मुंह धो नहीं धो चलेगा, नाश्तो करजो ही मत पहली बार हम सर पहली जाम न कटे वोट देने वास्ते। तो अगर भविष्य गढ़ना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। और कितनी मेहनत मांग रहे हैं? कुछ नहीं, सुबह जल्दी उठना है उस दिन,
पहले वोट देके आना है, और वोट तो केवल कमल पे ही। कोई सोचने की तो जरूरत ही नहीं है। 50-60 वर्षों तक रेलवे के ऊपर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे के प्लेटफॉर्म से अपना जीवन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने देखी है वो जिंदगी, एक चाय की दुकान लगा के अपने जीवन को कैसे चलाना, अपने घर को कैसे चलाना, वो उन्होंने देखा है। वो दर्द, वो गरीबी, वो जीवन का स्ट्रगल जो साक्षात किसी भी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी से ज्यादा सिखाता है, वो है जीवन का स्ट्रगल। वो उन्होंने देखा, तो इसीलिए उन्होंने 2014 में जिम्मेदारी संभालते ही सबसे पहले रेलवे पे ध्यान देना चालू किया। अब आप बताओ, इतना बड़ा देश, 60-65 हजार किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क, हजारों स्टेशन, 8,000 के आसपास स्टेशन, 12 लाख लोग कर्मचारी, 12 लाख, 18 लाख पेंशनर्स। केवल पेंशन का बिल आता है 58,000 करोड़ रुपए। 58,000 करोड़ रुपए, उसके पीछे कितने बहुत बड़ी संस्था है। इतनी बड़ी संस्था के लिए कांग्रेस के समय में मिलते थे मात्र 25-30 हजार करोड़ रुपए साल। यहाँ महाराष्ट्र को तो इस तरह से व्यवहार किया जाता था, पूरे महाराष्ट्र के लिए 1,100 करोड़ रुपए मिलते थे। क्या होगा उसमें? क्या पटरियां बन पाएंगी, क्या स्टेशन बन पाएंगे, क्या नई गाड़ियां बन पाएंगी? ये जो भेदभाव था रेलवे के प्रति, मोदी जी ने सबसे पहले आके उसको बदला। बदलने के लिए जरूरी था कि रेलवे और भारत सरकार के बजट को मिला देना, क्योंकि भारत सरकार के बजट से रेलवे को अगर पैसा मिलता, उसके ऊपर ब्याज भी देना पड़ता था। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले जड़ से प्रॉब्लम को सॉल्व किया, एक बजट बनाया। और साथियों, जो 25-30 हजार करोड़ का रुपए अनुदान होता था रेलवे का, आज वो, पहले उन्होंने, मोदी जी ने उसको डबल किया, 50 किया, फिर और डबल किया, मतलब पहले से 4 गुना, 1 लाख करोड़ रुपए लाए, फिर और डबल किया, यानी पहले से 8 गुना, 2 लाख करोड़ रुपए लाए। और इस साल बजट दिया है मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़। फिर आपने जो अपेक्षाएं रखी है सरकार से, उन अपेक्षाओं पे भी ये सरकार खरी उतरी। आप मुझे बताओ, इसको जिसने कोई नौजवान बताए या जिसको भी जानकारी हो, पिछले साल अपने देश में कितने किलोमीटर पटरियां बनी? 5,000। अरे वाह, खड़े हो भाई, आप इनके लिए जोर से ताली बजाओ, बहुत जोर से। क्या शुभ नाम आपका? कैलाश जी भाई साहब के लिए जोरदार। अरे वाह बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट आंसर। 5,300 किलोमीटर। अब 5,300 किलोमीटर का मतलब, स्विट्जरलैंड का नाम सुना है, ऑस्ट्रिया देश है नाम सुना है, बेल्जियम देश है नाम सुना है। पूरे स्विट्जरलैंड की रेलवे नेटवर्क, मतलब पूरे देश का रेलवे नेटवर्क 5,000 किलोमीटर, उससे ज्यादा अपने एक साल में नई रेलवे नेटवर्क जुड़ा। और केवल एक साल नहीं, उससे पिछले वाले साल भी 5,240 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क नया जुड़ा। 10 साल में कुल मिला के 31,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने। 31,000 किलोमीटर मतलब फ्रांस का जो रेलवे नेटवर्क है, करीब करीब उसके बराबर भारत में जुड़ा। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ आपको? ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम सबको बहुत सारी रेलवे गाड़ियां चाहिए कि नहीं चाहिए? कि नहीं चाहिए?
पाहिजे हो नहीं, चाहिए भी और पाहिजे भी। तो उसके लिए क्या चाहिएगी? पहले तो सबसे पहले पटरी चाहिएगी, क्योंकि ट्रेन तो पटरी पे ही चलेगी। और क्या चाहिएगा साथ में? इंजन चाहिएंगे। तो पहले कितने इंजन बनते थे 10 साल पहले? 500-600। अब कितने बनते हैं साल के? 1500, 1500 इंजन बनते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा इंजन बनाने वाला देश आज भारत है, ये हमारा हिंदुस्तान है। फिर नई तरह की ट्रेन, नए कोच, जिसको आप लोग साधारण भाषा में बोगी बोलते हो, बोगी को टेक्निकल भाषा में कोच बोलते हैं। तो कोच नए बनने चालू हुए, पहले बनते थे 2-2,500 साल के, अब बनते हैं कितने? 7,000 नए कोच बनते हैं। ये भी दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कोच बनते हैं आजकल। और हमको सब के सब लोग, कोई विदेश जाता था, देख के आता था कैसी ट्रेनें हैं, फोटो खींचते थे, वीडियो बनाते थे, या यूट्यूब पे देखते थे, इंस्टा पे देखते थे। कितने लोग यूट्यूब देखते हैं? यूट्यूब सब जगह देखो, कहीं देखो, भजन देखो। और हमें थोड़ी वंदे भारत ट्रेन भी देख जाओ। दुनिया में जब भी जाते हैं तब सोचते थे कि कैसे अच्छी हमारी ट्रेनें होंगी। तो मोदी जी ने संकल्प लिया 2017 में कि हमें दुनिया की बेस्ट ट्रेन बनानी चाहिए। तो उन्होंने बोला अधिकारियों को, बनाओ भाई ट्रेन अच्छी, वर्ल्ड क्लास। तो अधिकारियों ने सोचा पहले जाओ जर्मनी जाओ, फ्रांस जाओ, जापान जाओ, वहां से लेके आएंगे। मोदी जी बोलिया नहीं भाई, कटी नहीं जाओ ना, अठीज बनाओ है, बनाओ ना, ऑफिस बनाओ ना, कटे बनाओ ना, और बड़ी फैक्ट्री में बनाओ ना। लोग सोचो भाई ये क्या, कैसे बनाएंगे? आश्चर्यचकित रहे। देखो बहुत बड़ा टारगेट था, जो 50-60 साल में किसी ने सोचा भी नहीं था। और मैं खासकर ये नौजवानों से कहूंगा, यंग लोगों से कहूंगा, आगे आने वाली पीढ़ी से बोलूंगा कि जो कभी 50-60 साल में सोचा नहीं था, वो मोदी जी ने करने का जब टारगेट दिया तो इंजीनियर्स ने अपनी ताकत लगाई, दिमाग लगाया। और जब ये निर्णय लिया कि वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनानी है, तो वर्ल्ड क्लास का मतलब कंपैरिजन होना पड़ेगा, नापा जाएगा। तो अब मैं आपको पूछता हूं, जब वंदे भारत ट्रेन बनी, एक 0 से 100 की स्पीड बुलेट ट्रेन कितने सेकंड में करती है? 52 सेकंड। मतलब बुलेट 54 सेकंड, 54, उससे भी कम समय में 0 से 100 पहुंचने वाली है वंदे भारत। मैं इसलिए ये एग्जाम्पल दिया आपको कि ये आज के बदलते हिंदुस्तान का मिजाज है, ये आज के बदलते हिंदुस्तान का एक संकल्प है कि हम अच्छे से अच्छी चीज बना सकते हैं, बनाएंगे, और हमारे इस नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा हिंदुस्तान देंगे। जो हमने कमियां देखी, हमारे पुरखों ने कमियां देखी, उन कमियों में अपने बच्चों को हम लेंगे, एक अच्छा हिंदुस्तान बना के देंगे। और इसीलिए जरूरी है क्या, 20 तारीख, तो इसीलिए अभी रेलवे में नई पटरियां बन रही हैं, नए इंजन बन रहे हैं, नए कोच बन रहे हैं, और जो व्यवस्था हो रही है, ये मोदी जी का तीसरा कार्यकाल, 3rd टर्म। मोदी जी को क्या कहते हैं पता है? तीसरी टर्म में 3 गुना मेहनत करनी है। भाई साहब जब कह रहे थे 18 घंटे, तो मैं गणित लगा रहा था, 18 गुना 36 भगवान से मांगने पड़ेंगे, वही 24 घंटा में काम नहीं चल रहा है, थोड़ा और दो। ये मोदी जी का काम करने का तरीका है
कि 3 गुना मेहनत करनी इस बार। और इस तीसरे कार्यकाल में ऑन अ वेरी सीरियस नोट देश का फाउंडेशन इस कार्यकाल में बनेगा। हमारे भारत की जो नींव है वो नींव इस तीसरे कार्यकाल में बनेगी। और उसके बाद में आप देखोगे एक अलग ही तरह का देश बाहर निकलेगा। और ट्रेनें इतनी बन जाएंगी, अंदाजा है इन 5 वर्षों में मुंबई से कम 100 गाड़ियां डेली एक्स्ट्रा जाएगी। अपने राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, सब जगह। ये आसानी से दिखता हुआ टारगेट है। इसका मैं आपको कारण बताता हूं। आज महाराष्ट्र में, और मैं निवेदन भी करूंगा आप सब इसको पोस्ट भी करें अपने अपने सोशल मीडिया पे, आज महाराष्ट्र में रेलवे का इन्वेस्टमेंट, रेलवे के लिए इन्वेस्टमेंट आप अंदाज लगाओ कितना हो सकता है? अंदाज लगाओ। अरे वाह, ताली बजाओ यार, क्या सही जवाब दिया आपने। क्या शुभ नाम बताओ? 1,64,000 करोड़। आपने कहा 1.5 लाख, बराबर ही है करीब। बहुत बढ़िया। 1,64,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में हो रहा है। और ये प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी सैंक्शन होके काम चालू वाले, अभी तो और सैंक्शन होने वाले हैं, 1,64,000 जो पत्रकार भाई है वो प्लीज आप नोट करना यार, रिपोर्ट करना कल। 1,64,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आज रेलवे का सैंक्शन प्रोजेक्ट, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, जो काम चल रहा है वो वाले प्रोजेक्ट है। मुंबई में अकेले मुंबई में 16,240 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे का। 16,000 भाई पत्रकार बंधुओं नोट कर लेना यार, 16,240 करोड़ रुपए। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा सभी अपनी अपनी भाषा में अपने अपने तरीके से चाहे छोटा सा एक पोस्ट डालें, पर जरूर डालना ही, क्योंकि ये कभी सोचा तक नहीं किया। आज अपना छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, एक अकेले टर्मिनल पे करीब 3,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जो पहले पूरे महाराष्ट्र के लिए जो 1,171 करोड़ रुपए आता था, उससे भी ज्यादा एक अकेले टर्मिनल पे आज वो बुकलेट जैसी शेप होगी, बुक जैसी होगी, वैसा आज एक स्टेशन पे हो रहा है। और पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में 1,300 स्टेशनों पे आज काम चल रहा है। किसी ने रेलवे स्टेशन का होता हुआ काम देखा? अभी कई लोगों ने देखा है, आप में से ध्यान आया? काम कैसा चल रहा है? स्पीड चल रहा है काम? अच्छा, मतलब एक सोच है उसके पीछे, बहुत बड़ी सोच है। तो ये सब होते में ये जो तीसरा टर्म है मोदी जी का, उस टर्म में आप आराम से विश्वास के साथ कह सकते हो कि अपनी इतनी गाड़ियां हो जाएंगी कि कहीं पे किसी को इमरजेंसी कोटा के लिए फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश का भविष्य बनाने वाले आप हो, और आपने 2014 में जो देश के भविष्य को बदलने का निर्णय लिया, उस निर्णय के लिए आप सबकी जय हो, आप सबका सम्मान, आप सबका अभिनंदन। तो साथियों, मेरे साथ एक बार फिर भारत माता की, भारत माता की।